कैसे हैं आप सभी लोग? करता हूँ आप सभी लोग अच्छे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर गैस सिलेंडर से रिलेटेड विवाद क्या है? हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि भारत के विभिन्न राज्यों में, अलग-अलग स्टेटों में कहीं न कहीं लेके गैस सिलेंडर को लेके अलग-अलग अफ़वाहें उड़ रही हैं। गैस सिलेंडर महँगा मिलेगा, गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा या दुगने तिगुने तरह-तरह की बातें चल रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर ये जो अफ़वाहें उड़ रही हैं, ये विवाद उत्पन्न कहाँ से हुआ? इसके अलावा इसका सीधा कारण जो है वेस्ट एशिया में चल रहा जो वॉर है यानी कि ईरान, इज़राइल और अमेरिका, उससे क्या संबंध है? और इसके अलावा उससे भी बड़ी बात, जो आप सभी एस्पिरेंट अगर देख रहे हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम में, चाहे आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं या अदर एग्ज़ाम में इन्वॉल्व हैं, तो ये कहाँ से आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट टॉपिक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इन सारी चीज़ों पे आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एलपीजी का विवाद कैसे उत्पन्न हुआ। आपको पता है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्या है? यानी कि गैस और तेल क्या करता है? निर्यात करता है, यानी इंपोर्ट करने वाला देश है। इसके अलावा भारत की जितनी भी ऊर्जा की जो निर्भरता है, यानी कि जो भारत का एनर्जी सेक्टर है, वो पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेबल अभी नहीं है। तो ये कारण है कहीं न कहीं, हम इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में अगर शांति बनी रहेगी, ऐसा नहीं कि इससे कोई भारत डायरेक्ट ही इफेक्ट हो रहा है। पूरा विश्व यानी कि पूरा वर्ल्ड वाइड यहाँ पे इफेक्ट इसका देखा जा रहा है वेस्ट एशिया वॉर का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मेन कारण क्या है। देखिए, अगर आप देखेंगे कि जो वेस्ट एशिया का वॉर है, इस पे डायरेक्ट इम्प्लीकेशन हो रहा है भारत के घरेलू उपभोक्ता पे। घरेलू उपभोक्ता मतलब जैसे हम घर में खाना बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, हर एक जगह एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हमें रिसोर्सेज़ चाहिए होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो मैं कॉजेज़ की बात कर रहा हूँ, वेस्ट एशिया वॉर में शामिल कौन-कौन है? आपको पता है, इज़राइल है, ईरान है और कौन है? अमेरिका है। इस वॉर से आपको पता है ये 2 कंट्रीज़ मिलके क्या कर रही हैं? ईरान पे वॉर कर रही हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई देते हुए क्या किया? पूरे अरबियन पेनिनसुला पे उसने क्या किया है? आक्रमण किया है या रिटेलिएट किया है, ठीक है? अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? यहाँ पे आप देखिए, अगर आप ये एक मैप देखेंगे, इस मैप में देखिए ये ईरान है, कुवैत है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ठीक है? अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे एक जलमार्ग है। आपको पता है भारत जो एलपीजी है यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, भारत एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी पूरे आयात का लगभग 50% हिस्सा यानी कितना? 50% जो पार्ट है वो किससे लेता है? कतर से लेता है। किससे लेता है? कतर। कतर कहाँ है? कतर यहाँ है, ठीक है? अब जब ईरान ने क्या किया, इन पे हमला करते समय ईरान का जो अधिकार है वो किस पे है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है। ये क्या है? इस एक जलमार्ग है, एक वाटर रूट है। जहाँ से यहाँ से जो भी ये कहाँ पड़ता है? यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आपसे अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या करता है? पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से क्या करता है? जोड़ता है, कनेक्ट करता है, ठीक है? तो अब ये क्या काम कर रहा है? यहाँ से जो भी प्रोडक्शन निकलता है, वो इसी रूट से होके जाता है। अब अगर ये रूट ही अगर बैन कर दिया गया तो यहाँ पे प्रोडक्शन आगे क्या है? ठप है। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है हमारे यहाँ, जो यानी कि जो महँगाई आप देख रहे हैं या जो आप आपूर्ति ठप देख रहे हैं, चाहे वो एलपीजी हो, पेट्रोल हो या नेचुरल गैसेज़ हों, वो किस कारण हो रहा है? इस वॉर के कारण। तो ये तो क्या हो गया? डायरेक्ट इम्पैक्ट हो गया कि जो ये वॉर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक्ड हो जाने से हम इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है इंडिया पे देख रहे हैं। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि 50% जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है, वो हम किससे करते हैं? हमारी जो डिपेंडेंसी क्या है? कतर पे है, ठीक है? अब देखिए, इसके अलावा जैसे ही ये वॉर हुआ, हमें क्या हुआ कि हमारे अंदर क्या हुआ, यहाँ पे 60 मिलियन है ना? ये डाटा आप जरा देखिए, बहुत बड़ा डाटा है। हम कई बार सोचते हैं कि कहीं पे वॉर हो रहा है तो उसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन हमारे राष्ट्र पे या हमारे देश पे नहीं पड़ेगा। 60 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे है ना, गैस सप्लाई क्या हो रहा है? इफेक्टेड हो रहा है। किस कारण?
सिर्फ और सिर्फ ये रूट क्या हो जाने के कारण, ब्लॉक हो जाने के कारण। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, ये रूट ब्लॉक हो जाने के कारण, जो कि एलपीजी कंडक्शन। अब इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, जिन जिन देशों से या जो जो कंट्रीज यहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट करते थे, उनके यहाँ क्या हो रहा है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरीके से क्या हो रहा है, गैप डाउन होता जा रहा है, स्लो डाउन होता जा रहा है। ठीक है, अब इसमें अब अगर आप देखेंगे तो इसमें इफेक्ट कौन कौन हो रहा है इस पे। सबसे पहला जो है, डोमेस्टिक जो कंज्यूमर होता है, जो कस्टमर है, वो इफेक्ट हो रहा है, होटल हो रहे हैं, रेस्टोरेंट हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज भी हो रही हैं, जैसे में कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि ये कितना बड़ा मुद्दा है, इंडिया के सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो ये कितना बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि मेजर इंपैक्ट क्या है इस क्राइसिस के, देखिए सबसे पहला, हाउस होल्ड कंज्यूमर, यानी जैसा कि आपको पता है कि शॉर्टेज, एलपीजी शॉर्टेज से क्या हो रहा है कि जो कंजम्पशन है वो तो उतना ही है ना, कंजम्पशन तो नहीं रुक रहा है, लेकिन इससे बुकिंग में डेली आप देखे, आपको ऐसा सुनने में आ रहा होगा कि गैस एजेंसीज को आप कॉल कर रहे हैं तो वो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, या मोबाइल ऑफ आ रहा है, या आपकी जो बुकिंग है वो डिले हो रही है। इसके अलावा डिलीवरी, यानी कि इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। रेस्टोरेंट एंड हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से क्या हो रहा है, स्लो डाउन में जा रहा है। कैसे, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 70% जो रेस्टोरेंट हैं वो क्या हो रहे हैं, इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप डेली का, अगर आप इकोनॉमिकली अगर आप इसका देखेंगे तो 1200 से, यानी कि 1200 टू 1300 करोड़, यानी कि सीआर, ये क्या हो रहा है, पर डे का क्या है, डिस्ट्रप्शंस है। 1200 से, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, वर्ल्ड वाइड नहीं, ये सिर्फ मैं इंडिया सिनेरियो की बात आपके सामने मैं कर रहा हूं। अब डिजिटल कम्युनिकेशन देखिए सेक्टर कैसे इससे इफेक्ट हो रहा है। बहुत सारे जो टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बैकअप के तौर पे, यानी बैकअप फ्यूल के तौर पे, किस तौर पे, जो उनका जो बैकअप फ्यूल है ना, उस पे वो क्या, एलपीजी यूज करते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं एलपीजी अगर कम होगा, खत्म होगा, तो जो डिजिटल और कम्युनिकेशन सेक्टर है वो क्या करेंगे, यानी कि जो हम सेल फोन यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा जो कम्युनिकेशन है, इंटरनेट, मोबाइल, ये कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। इसके अलावा क्या हो रहा है इसमें, कंज्यूमर के जो है बिहेवियर में भी चेंज हो रहा है। बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, पैनिक लोग क्रिएट कर रहे हैं, पैनिक में कि लोगों को ऐसा लग रहा है पता नहीं एलपीजी मिलेगा या नहीं, सिलेंडर मिलेगा नहीं, गैस मिलेगा नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा जाके जो इंडक्शन और उससे रिलेटेड जो अप्लायंसेज हैं वो वहां जाके उस पर परचेज कर रहे हैं। ठीक है, इससे वहां क्या मिल रहा है, अब इससे भी देखिए एक नया प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है कि जो इंडक्शन और उससे रिलेटेड जो अप्लायंसेज हैं उनके जो रेट हैं, एक अभी आंकड़े के अनुसार ये भी देखा गया है कि 10 टू 20 टाइम जो रेट हैं वो क्या हो चुके हैं, इंक्रीज हो चुके हैं। कि कोई चीज जो 10 रुपए में मिल रही थी, अब वो कितने रुपए में मिल रही है, अब वो 150, यानी 150 टू 200 रुपीज तक भी उसका प्राइस इंक्रीज कर चुका है। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसमें ब्रॉडर इकोनॉमी की इसमें इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, जैसे में सर्विस सेक्टर इससे पूरी तरीके से, सर्विस सेक्टर कैसे, अगर जो मैंने आपको बताया कि होटल, रेस्टोरेंट, तो ये क्या है, ये सर्विस सेक्टर में आता है, इकोनॉमी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, इसके अलावा फूड इंडस्ट्री और सप्लाई चेन पूरी तरीके से, तो ये एक तरीके से क्या दिखाता है कि इंडिया का जो एनर्जी सिक्योरिटी है और वो क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है इस टाइम पे। और जो भारत की जो इकोनॉमी की जो एक स्टेबिलिटी है वो क्या हो रही है, पूरी तरीके से इफेक्ट हो रही है इससे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है। सबसे पहले अब देखिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 ईसीए है ना, कि इसमें क्या लिया गया है कि जो भी इसेंशियल, यानी कि जो गैस है, अब सपोज कीजिए जो गैस है, यानी कि जो एलपीजी आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये एसेंशियल चीज है ना, लोगों को जरूरत की चीजें हैं, ये कभी भी अन गैर जरूरत चीजें बिना कैसे रह सकता है। ठीक है, तो इस पे क्या किया गया है, सबसे पहले इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे, यानी कि बहुत ज्यादा क्या हो, अब ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू करने में क्या बेनिफिट मिलता है कि अब इस पे बहुत ज्यादा जमा नहीं किया जाएगा, यानी कि कंजम्पशन कोई नहीं कर सकता, कि कोई 2000 5000 सिलेंडर अपने में, यानी ब्लैक ब्लैक में नहीं बेच सकता। ठीक, तो ये एक बेनिफिट। दूसरा, प्रायोरिटी एलोकेशन ऑफ गैस रखा गया है, यानी कि जो गैस है उनको प्रायोरिटी दिया गया है कि सबसे ज्यादा जो नेचुरल गैस के एलोकेशन में, यानी कि एलपीजी प्रोडक्शन में
पीएनजी का ट्रांसपोर्टेशन में, और जो पीएनजी हाउस होल्ड कंजम्पशन है इसमें गवर्नमेंट क्या दे रही है, प्रायोरिटीज दे रही है। ठीक है, इसके अलावा डोमेस्टिक कस्टमर को, यानी कि जो डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं, यानी जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, जो हाउस होल्ड, उन पे क्या किया जा रहा है कि उनका जो प्रोडक्शन है उनके लिए उसको बढ़ाने के निर्देश सरकार द्वारा दे दिए गए हैं, ताकि जो सप्लाई चेन है वो उस डिमांड और सप्लाई चेन को चेक एंड बैलेंस किया जा सके। इसके अलावा अल्टरनेटिव एनर्जी सप्लाई पे भी फोकस किया जा रहा है। अल्टरनेटिव क्या है, जैसे आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले यूएसए ने इंडिया को 30 डेज के लिए यूएस से तेल को इंपोर्ट करने के लिए एक क्या दिया था, अनुमति दी थी। अनुमति कैसे, कि मतलब अनुमति इन द सेंस कि किस तरीके से आपको वर्ल्ड वाइड जो इफेक्ट हो रहा है उससे आपको कोई भी आपके जो कंट्री में, यानी आपका जो ग्रोथ है वो भी इफेक्ट ना हो। ठीक है, ये एक अलग मुद्दा है, हम बाद में बात करेंगे कि उसने अनुमति दिया कि नहीं दिया है, क्योंकि देखिए जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो बहुत दूसरे तरीके से चलती है, वो हमारे और आपके सोचने से नहीं चलता है। उसका एक अलग रीजन है कि अमेरिका इसलिए बोलता है क्योंकि जितना भी वर्ल्ड ट्रेड होता है वो किस में होता है, वो यूएस डॉलर में होता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं हमें जो हमारा जो नेशनल परचेज है, इंटरनेशनल परचेज है, वो इफेक्ट होगा। उसके लिए आप अलग जो आपने इकोनॉमी की क्लास देखी होगी वहां पे आपको डिटेल से पता होगा। तो अब हम रूस की तरफ भी तेल के इंपोर्ट करने की तरफ भी हम अपना रुख बना रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी, अब हमें एक चीज क्या पता चल गया कि अब देखिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ और स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस क्राइसिस, हमेशा आपको पता है ना कि आपदा में ही अवसर आपको दिखता है। अब जब आपदा आती है तो आपको यह पता चलता है कि हमें और मेहनत कहाँ करना चाहिए, या किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम मेहनत को मतलब अपने चीजों को और ज्यादा बैलेंस कर सकते हैं। तो इस क्राइसिस से यह पता चला कि इंडिया का जो डिपेंडेंसी है स्पेशली एनर्जी के सेक्टर में, वो कहाँ है, अभी भी इंपोर्ट पे है। हम बहुत ज्यादा चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें इस पे डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को भी क्या करनी होंगी, बढ़ानी होंगी। इसके अलावा आप देखिए जियो पॉलिटिक्स का रिस्क तो हमेशा बना रहेगा। जो आज आप वेस्ट एशिया का वॉर देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि कोई पहली बार है। अगर ये वॉर आगे भी ऐसे चलता है या कुछ समय के बाद भी इसको मान लीजिए ये पोस्टपोन करके, ये तो जियो पॉलिटिक्स का एक पार्ट है। हम ये नहीं कर सकते हैं कि इसके बाद यहाँ हमेशा शांति ही बनी रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी सप्लाई और इंडिया की जो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो हमेशा क्या है, बिल्कुल भी हम उसे चेक एंड बैलेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो दूसरे के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड में हमारी चीजें क्या है कि एनर्जी, यानी कि जो एलपीजी शॉर्टेज है उसे हमें क्या करना चाहिए, अब हमें अल्टरनेटिव की ओर देखना चाहिए। अल्टरनेटिव मतलब क्या, रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी हमें फोकस करना चाहिए। जैसे इंडिया के जो कोस्टल एरियाज हैं, जैसे आप देखिए ये जितने भी साउथ वाले पार्ट हैं, यहाँ पे क्या है, रीन्यूएबल एनर्जी के बहुत ज्यादा स्कोप हैं। स्पेशली आप अगर इधर राजस्थान गुजरात वाला एरिया देखिए, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला एरिया देखिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा हम रीन्यूएबल को जनरेट करके हम अदर कंट्रीज पे जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सप्लाई चेन को भी हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंट्रीज से, अभी चूंकि ये एक लंबा प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया कि हमें स्टेबिलिटी, वो हमारा क्या है, कभी भी हम दो तरीके से, जब हम कभी भी देश की बात कर रहे होते हैं तो एक तो हमारा एक है प्लान बी, कि हमें खुद से खुद अपने कंट्री को स्टेबल करना है। लेकिन प्लान ए क्या है कि अभी जो तत्कालिक, यानी कि जो तुरंत की समस्या है उसको कैसे सॉल्व करें। तो हमें क्या करना होगा, डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। कंट्री यानी कि सोर्सेज हमें मल्टीपल लेने होंगे। उसके अलावा हमें क्या करना होगा, डोमेस्टिक जो हमारा प्रोडक्शन है उसको भी इंक्रीज करना होगा। पर्टिकुलर हमें क्या करना होगा, केजी बेसिन हमारा है, हम इसे एक्टिव कर सकते हैं। केजी बेसिन मतलब ये जो हमारा कृष्णा गोदावरी का बेल्ट है, जो हमारा क्या है, कृष्णा गोदावरी का बेल्ट है, हम यहाँ भी अभी हम कर सकते हैं। इसके अलावा पीएनजी नेटवर्क, यानी कि जो नेचुरल पाइप गैस है उस नेटवर्क को हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। इससे हमें बेनिफिट क्या है कि हम जो ये बीच में जो हम देख रहे हैं कि हम जमाखोरी देखते हैं, या बीच में हम प्राइस का इंक्रीजिंग देखते हैं, या अभी गवर्नमेंट को एग्जैक्ट डाटा नहीं पता होता है कई बार, तो वहां से ये सारी चीजें क्या है, मिडिल मैन का रोल खत्म हो जाएगा। ठीक है, और हमें लास्ट में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें रीन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन, इस पे हमें क्या लेके आना होगा, इस पे फोकस करना होगा, और हमें इस पे इन्वेस्ट भी बहुत ज्यादा
करके, ताकि इस सेक्टर को भी हमें ग्रो करना होगा, ताकि फ्यूचर में हम ग्रीन इकोनॉमी का जो सपना देख रहे हैं, रिन्यूएबल इकोनॉमी का जो सपना देख रहे हैं, और 2045 में जो हम एक विकसित भारत का लक्ष्य देख रहे हैं, वो तभी पूरा होगा जब हम अपनी एनर्जी पे क्या हो जाएं, पूरी तरीके से हम एक डोमेस्टिक अपनी एनर्जी पे डिपेंडेबल हो जाएं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। र्यूमर्स पे नहीं जाना है, गवर्नमेंट्स हर एक स्टेप को ले रही है। होपफुली ये सारे इश्यूज रिजॉल्व कर लिए जाएंगे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।